क्या एक मासूम सी दिखने वाली रोबोट लड़की पूरी दुनिया के सबसे बड़े विलेंस का खात्मा कर सकती है? साल 2563 का एक ऐसा भविष्य जहां अमीर लोग आसमान में तैरते हुए आलीशान शहर में ऐश करते हैं और गरीब लोग जमीन पर उनके फेंके हुए कचरे के बीच जीने को मजबूर हैं। इसी कचरे के ढेर से जन्म लेती है एक ऐसी सुपर वॉरियर जिसका अतीत पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम एलिटा बैटल एंजल की पूरी कहानी को बिल्कुल आसान और कड़क भाषा में शुरू से लेकर एंड तक समझने वाले हैं। अगर आप भी रोबोट्स, खतरनाक मार्शल आर्ट्स और एक इमोशनल लव स्टोरी के दीवाने हैं तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना। भविष्य की इस अनोखी और अजीब दुनिया में आपका स्वागत है। साल है 2563, यानी आज से कई सौ साल आगे का समय। इस पूरी दुनिया का नक्शा बदल चुका है। अब यहां इंसानों की बस्ती दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। पहला शहर है जालेम, जो जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में हवा में तैरता है। यह कोई आम शहर नहीं है, बल्कि यह अमीरों, रईसों और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का आलीशान महल है। वहां की चकाचौंध और ऐशो आराम की जिंदगी नीचे रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ एक सपना है। और ठीक इस तैरते हुए शहर के नीचे जमीन पर बसा है आयरन सिटी। आयरन सिटी एक ऐसा शहर है जहां सिर्फ गरीबी है, भुखमरी है। चारों तरफ रोबोट्स के टूटे हुए मलबे हैं और ऊपर वाले शहर जालिम का सारा कूड़ा कचरा 24 घंटे इसी शहर के ऊपर आकर गिरता है। यहां रहने वाले लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनका गुजारा हो सके, और उनका एक ही सपना होता है कि किसी तरह वो ऊपर वाले शहर जालिम में जा सकें। इसी आयरन सिटी के एक कोने में एक दयालु डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम है डॉक्टर डैसन ईडो। डॉक्टर ईडो का काम बहुत अनोखा है। वो इंसानों और रोबोट्स के मेल से बने साइबॉर्ग्स और खराब हो चुके रोबोट्स को ठीक करने का काम करते हैं। उनका दिल बहुत साफ है और वो अक्सर उन लोगों का भी मुफ्त में इलाज कर देते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। एक दिन डॉक्टर ईडो रोज की तरह आयरन सिटी के सबसे बड़े कचरे के ढेर में जाते हैं। वो वहां ऊपर जालिम से गिरे हुए कचरे में से कुछ कीमती स्पेयर, शायद पार्ट्स और रोबोटिक मशीनें ढूंढ रहे होते हैं ताकि अपनी लैब में दूसरों को ठीक करने के काम में ला सकें। अचानक कचरे के मलबे को हटाते हुए डॉक्टर ईडो की नजर एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ती है। वहां एक रोबोट लड़की का शरीर दबा हुआ था, लेकिन उस शरीर की हालत बेहद खराब थी। उसका हाथ, पैर और नीचे का पूरा हिस्सा गायब था। सिर्फ उसका सिर और छाती का थोड़ा सा भाग बचा हुआ था। डॉक्टर ईडो जब उसे ध्यान से देखने के लिए पास जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि सदियों पुराने इस मलबे में दबे होने के बाद भी उस रोबोट लड़की का इंसानी दिमाग बिल्कुल जिंदा था और उसका दिल आज भी धड़क रहा था। डॉक्टर ईडो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कोई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कैसे हो सकती है कि 300 साल पुराने मलबे में रहने के बाद भी उसका दिमाग पूरी तरह सुरक्षित रहे। डॉक्टर ईडो बिना एक पल गवाए उस अधूरे रोबोटिक शरीर को अपनी छाती से लगाते हैं और तुरंत अपनी लैब में भागते हैं। वो दिन रात एक करके उस पर काम करना शुरू करते हैं। डॉक्टर ईडो के पास पहले से एक बहुत ही खूबसूरत और एडवांस रोबोटिक शरीर रखा हुआ था, जिसे उन्होंने बरसों पहले अपनी अपाहिज बेटी के लिए बनाया था, लेकिन एक हादसे में उनकी बेटी की मौत हो गई थी। डॉक्टर ईडो अपनी उसी मरी हुई बेटी का वो सुंदर सफ़ेद रोबोटिक शरीर इस अनजान लड़की के सिर से जोड़ देते हैं। कई घंटों के मुश्किल ऑपरेशन और कोडिंग के बाद आखिरकार चमत्कार होता है। उस लड़की की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। जब वो होश में आती है तो बहुत डरी हुई होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और वो कौन है। डॉक्टर ईडो उसे प्यार से संभालते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं, लेकिन उस लड़की को अपनी पुरानी जिंदगी का, अपने माता पिता का या अपने नाम का कुछ भी याद नहीं होता। उसकी याददाश्त पूरी तरह से मिट चुकी होती है। डॉक्टर ईडो उसे सहारा देते हैं और अपनी बेटी की याद में उसका नाम रखते हैं, एलिटा। एलिटा के लिए यह आयरन सिटी और यहाँ की दुनिया बिल्कुल नई और जादुई होती है। उसे छोटी से छोटी चीज जैसे आसमान में उड़ती हुई चिड़िया या जमीन पर रेंगते हुए कीड़े को देखकर भी बहुत अचंभा होता है। जब डॉक्टर ईडो उसे पहली बार खाने के लिए एक संतरा देते हैं तो एलिटा उसे छिलके समेत खाने लगती है।
डॉक्टर उसे प्यार से छिलका उतारकर खाना सिखाते हैं और संतरे का वो मीठा स्वाद छककर एलिटा की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वह एक छोटे बच्चे की तरह मासूम है जिसके अंदर हर चीज को जानने की ललक है। एक दिन जब एलिटा डॉक्टर की इजाजत लेकर शहर घूमने निकलती है तो उसकी मुलाकात एक स्मार्ट और फुर्तीले लड़के से होती है जिसका नाम है ह्यूगो। ह्यूगो आयरन सिटी की गलियों को लेकिन आयरन सिटी की रातें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। रात के अंधेरे में यह शहर एक नरक बन जाता है। यहाँ जैकर्स नाम के कुछ बेहद क्रूर और शातिर अपराधी घूमते हैं। ये अपराधी कोई आम चोर नहीं है, बल्कि ये अकेले घूम रहे साइबॉर्ग्स और रोबोट्स पर हमला करते हैं, उन्हें जिंदा काट डालते हैं और उनके कीमती रोबोटिक पार्ट्स को बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। इसके अलावा इस शहर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सिर्फ हंटर वॉरियर्स होते हैं। ये वो भाड़े के फाइटर्स होते हैं जिन्हें सरकार की तरफ से अपराधियों को मारने का लाइसेंस मिला होता है और हर अपराधी को मारने पर इन्हें इनाम में पैसे मिलते हैं। एक रात एलिटा को अचानक महसूस होता है कि डॉक्टर ईडो चुपके से अपने हाथ में एक बहुत बड़ा और भारी रॉकेट हथौड़ा लेकर घर से बाहर जा रहे हैं। एलिटा को शक होता है कि डॉक्टर किसी मुसीबत में है। वो चुपके से उनका पीछा करते हुए शहर के एक सुनसान और अंधेरे इलाके में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि डॉक्टर ईडो को 3 बहुत ही खूंखार और बड़े बड़े साइबॉर्ग अपराधियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। डॉक्टर ईडो असल में खुद एक हंटर वॉरियर थे जो रात में अपराधियों का शिकार करते थे, लेकिन इस बार अपराधी उन पर भारी पड़ जाते हैं। एक विशालकाय महिला रोबोट डॉक्टर ईडो पर जानलेवा हमला करती है और उनका हथियार दूर फेंक देती है। डॉक्टर ईडो जमीन पर गिर जाते हैं और अपनी मौत के बिल्कुल करीब होते हैं। अपने रक्षक और पिता समान डॉक्टर ईडो को इस तरह मौत के मुंह में देखकर एलिटा के अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है। उसकी आंखों में मासूमियत गायब हो जाती है और उसकी जगह एक खौफनाक गुस्सा ले लेता है। एलिटा के दिमाग के अंदर बंद पड़ी सदियों पुरानी यादों का एक हिस्सा अचानक जाग उठता है। वो बिना एक पल सोचे हवा में चीते की तरह छलांग लगाती है। वो उन भारी भरकम अपराधियों के सामने खड़ी हो जाती है। अपराधी उसकी छोटी सी और नाजुक काया को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगले ही पल जो होता है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एलिटा मार्शल आर्ट्स की एक बेहद प्राचीन और खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल करती है जिसे पैंजर कॉन्स्ट कहा जाता है। यह तकनीक सिर्फ चांद पर रहने वाले खास सैनिकों को आती थी। एलिटा इतनी बिजली की रफ्तार से मूव्स दिखाती है कि उन बड़े बड़े अपराधियों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वो हवा में उड़कर एक अपराधी की छाती पर ऐसा जोरदार वार करती है कि उसका फौलादी शरीर टूट जाता है। पलक झपकते ही वो दूसरे अपराधी। इस लड़ाई के बाद खुद एलिटा भी डर जाती है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसके हाथों में इतनी विनाशकारी ताकत कहां से आई। इस घटना के बाद एलिटा के मन में अपनी असली पहचान जानने की आग और तेज हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ गलियों में घूमना नहीं है। वो डॉक्टर ईडो से जिद करती है कि उसे भी एक हंटर वॉरियर के रूप में रजिस्टर कराया जाए, ताकि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बुरे लोगों को खत्म कर सके और अपने बीते हुए कल को ढूंढ सके। डॉक्टर ईडो उसे बहुत समझाते हैं कि यह रास्ता बहुत खतरनाक है और वो उसे खोना नहीं चाहते, लेकिन एलिटा नहीं मानती। आखिरकार वो हंटर वॉरियर्स के हेडक्वार्टर में जाकर अपना नाम दर्ज करा लेती है। इसी बीच उसका दोस्त ह्यूगो उसे शहर की सीमा से बहुत दूर एक घने जंगल में ले जाता है। वहां पानी के एक गहरे झरने के नीचे एक बहुत बड़ा सदियों पुराना स्पेसशिप क्रैश पड़ा हुआ था। यह स्पेसशिप 300 साल पहले हुई एथफॉल नाम की महाजंग के वक्त का था। एलिटा साइबॉर्ग होने के नाते पानी के अंदर बिना सांस लिए जा सकती थी। वो तैरकर उस रहस्यमयी स्पेसशिप के मलबे के अंदर घुसती है। जैसे ही वो उसके कंट्रोल रूम में पहुंचती है, शिप के कंप्यूटर एलिटा की बॉडी को स्कैन करते हैं और पूरा शिप अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। वहां एक सीक्रेट चैम्बर खुलता है जिसके अंदर एक बेहद चमत्कारी और एडवांस रोबोटिक शरीर तैर रहा होता है। यह शरीर कोई आम मशीन नहीं थी, बल्कि इसे बर्सर्कर बॉडी कहा जाता था। यह नैनो टेक्नोलॉजी से बना एक ऐसा मिलिट्री ग्रेड शरीर था जो सोचने की रफ्तार से अपने हथियारों को बदल सकता था और सामने वाले के हमले को सोखकर और ताकतवर हो जाता था। एलिटा उस शरीर को बाहर निकालती है और डॉक्टर ईडो के पास लाकर कहती है कि मेरा सिर इस बरसरकर शरीर से जोड़ दीजिए,
क्योंकि यही मेरा असली वजूद है। लेकिन डॉक्टर ईडो उसे देखते ही कांप उठते हैं। वो साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह शरीर एक सैनिक का है, एक विनाशकारी मशीन का है, और अगर मैंने तुम्हें यह शरीर दिया तो तुम कभी एक आम लड़की की जिंदगी नहीं जी पाओगी। कहानी में अब असली विलेन की एंट्री होती है। ऊपर बैठे तैरते हुए शहर जालिम का एक बहुत ही शातिर और क्रूर वैज्ञानिक है जिसका नाम है नोवा। नोवा नीचे आयरन सिटी में अपने एक एजेंट वेक्टर के जरिए राज करता है। वेक्टर इस शहर के सारे अवैध काम, मोटरबॉल मैच और पार्ट्स की तस्करी को संभालता है। नोवा को पता चल जाता है कि नीचे आयरन सिटी में एक ऐसी लड़की आ चुकी है जिसके पास पेंजर कुंस्ट की प्राचीन तकनीक है और जो जालिम के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। नोवा वेक्टर को हुक्म देता है कि एलिटा को किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़कर उसका दिमाग ऊपर जालिम भेजा जाए। वेक्टर इस काम के लिए ग्रुइश्का नाम के एक महाशक्तिशाली और विशालकाय रोबोटिक कातिल को काम पर लगाता है। ग्रुइश्का के हाथों में बड़ी बड़ी लोहे की चेन और कतरनी ब्लेड लगे हुए थे जिससे वो किसी भी चीज के टुकड़े कर सकता था। एक रात ग्रुइश्का अपने साथियों के साथ मिलकर एलिटा को एक अंडरग्राउंड टनल में घेर लेता है। इस बार मुकाबला बराबरी का नहीं था। ग्रुइश्का का शरीर एलिटा के मौजूदा शरीर से 10 गुना भारी और कड़ा था। एलिटा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करती है, लेकिन उसका यह नाजुक शरीर ग्रुइश्का के फौलादी कवच को भेद नहीं पाता। ग्रुइश्का अपनी खतरनाक चेन से एलिटा पर हमला करता है और एक एक करके उसके हाथ और पैरों को शरीर से काटकर अलग कर देता है। देखते ही देखते एलिटा का वो सुंदर शरीर मलबे में बदल जाता है। वह सिर्फ एक हाथ और अपने सिर के सहारे जमीन पर असहाय पड़ी होती है, लेकिन उसकी आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं था। वो अपने उस आखिरी बचे हुए हाथ से ग्रुइश्का की आंख पर ऐसा वार करती है कि ग्रुइश्का को पीछे हटना पड़ता है। तभी डॉक्टर ईडो और ह्यूगो वहां हथियारों के साथ पहुंच जाते हैं और ग्रुइश्का वहां से भाग जाता है। एलिटा की यह हालत देखकर डॉक्टर ईडो का दिल टूट जाता है। वो समझ जाते हैं कि अगर एलिटा को इस क्रूर दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे सबसे ताकतवर बनना ही होगा। वो अपनी जिद छोड़ देते हैं और एलिटा के सिर को उसी चमत्कारी बरसरकर बॉडी से जोड़ देते हैं। नए शरीर में आंखें खोलते ही एलिटा की ताकत लाखों गुना बढ़ जाती है। अब वो तबाही का दूसरा नाम बन चुकी थी। इसी बीच एलिटा को पता चलता है कि उसका दोस्त ह्यूगो पैसों के लिए रोबोट्स के पार्ट्स चुराने वाले गैंग के लिए काम करता था ताकि वो ऊपर तैरते हुए शहर जालिम जा सके। लेकिन एलिटा के प्यार में वो यह गंदा काम छोड़ देता है। विलेन वेक्टर अपने सबसे खतरनाक फाइटर जापान को ह्यूगो को मारने के लिए भेजता है। जापान ह्यूगो को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन एलिटा वहां पहुंचकर जापान का चेहरा बिगाड़ देती है और उसकी दमिश्क तलवार छीन लेती है। ह्यूगो को मरता देख डॉक्टर ईडो उसका सिर बचाकर उसे एक रोबोटिक शरीर दे देते हैं। अब एलिटा के सब्र का बांध टूट चुका था। वो अपनी नई दमिश्क तलवार उठाती है और अकेले ही विलेन वेक्टर के हेडक्वार्टर पर धावा बोल देती है। रास्ते में आने वाले हर रोबोट के वो टुकड़े टुकड़े कर देती है और सीधे वेक्टर के केबिन में घुस जाती है। उस वक्त वेक्टर को ऊपर बैठे विलेन नोवा ने कंट्रोल किया हुआ था। नोवा एलिटा को धमकी देता है, लेकिन एलिटा बिना डरे अपनी तलवार वेक्टर के सीने के पार कर देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा दर्दनाक मोड़ आता है। रोबोट बन चुका ह्यूगो विलेन के खौफ से टूट जाता है और पागलों की तरह जालिम जाने वाली मोटी लोहे की केबल पर चढ़ने लगता है। एलिटा उसे बचाने के लिए पीछे भागती है और उसे नीचे आने के लिए मना लेती है। दोनों का हाथ बस मिलने ही वाला होता है कि तभी ऊपर बैठा विलेन नोवा केबल पर एक गोल घूमता हुआ कतरनी ब्लेड छोड़ देता है। वह ब्लेड ह्यूगो के शरीर के चीथड़े उड़ा देता है। एलिटा हवा में कूदकर ह्यूगो का हाथ पकड़ती है, लेकिन कलाई से हाथ उखड़ने की वजह से ह्यूगो हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एलिटा की चीख पूरे आसमान में गूंज उठती है। ह्यूगो को खोने के बाद एलिटा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अब उसकी आंखों में प्रतिशोध की भयानक आग थी। कुछ महीने बाद एलिटा मोटरबॉल चैंपियनशिप की सबसे बड़ी चैंपियन बन चुकी है, क्योंकि इस खेल को जीतने वाले को जालिम जाने का मौका मिलता है। फाइनल रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी होकर एलिटा अपनी दमिश्क तलवार सीधे ऊपर आसमान में तैरते हुए शहर जालिम की तरफ उठाती है।
ऊपर बैठा विलेन नोवा स्क्रीन पर एलिटा को देखता है और उसके चेहरे पर पहली बार गहरा डर दिखाई देता है। एलिटा ने अब जंग का ऐलान कर दिया है कि वो ऊपर आकर नोवा को खत्म करके ही दम लेगी, और इसी रोमांचक मोड़ पर यह कहानी खत्म हो जाती है।